हे स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का मिशन बिहार बोर्ड में। दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का लेक्चर 2। इसमें हम लोग पिछले क्लास में लेक्चर 1 पूरा किए थे। लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया समीकरण और मैंने इस चैप्टर के बारे में और बाद बाकी मैंने केमिस्ट्री की पूरी सिलेबस का डिस्कस किया था और ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है मैंने लेक्चर 1 में बात किया था। यदि आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले लेक्चर 1 को देखिए, तब इस लेक्चर 2 को देखना। तो ये जो हम लोग का लेक्चर 2 है, इस लेक्चर 2 में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, शुरू करते हैं बिना समय गवाए लेक्चर को। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो हम लोग शुरू किए थे, इसका लेक्चर 2 आज हम लोग शुरू करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का जो चैप्टर का जो टॉपिक है वो क्या-क्या कवर करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है वह है रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। दूसरा टॉपिक है अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तीसरा टॉपिक हम लोग बात करेंगे हम लोग आज रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। चौथा हम लोग का टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या तरीका होता है। हम लोग उसके पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे क्या रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और उस प्रकार के बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग टोटल कितने 5 टॉपिक को कवर करेंगे आज की इस लेक्चर में। लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोग इस 5 टॉपिक को क्लियर करेंगे और बढ़िया से चीज को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस वीडियो को भी देख रहे हो, यदि आप इस क्लास को भी देख रहे हो तो साथ साथ नोट बनाते चलिएगा। सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को सबसे पहले आप ऐसे समझिए। रासायनिक अभिक्रिया को पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से समझते हैं। देखिए, बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बात करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर का नाम भी है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। देखो, जब भी क्या होता है कोई पदार्थ, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास सबसे नॉर्मल जो यौगिक है वो है हमारा जल। जल क्या एक यौगिक है। अब इस जल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं हम? गर्म करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये दो चीजों में टूटेगा। कौन कौन से? हाइड्रोजन में टूटेगा और एक ऑक्सीजन में टूटेगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, आपका जो जल है वो दो भागों में टूटकर नए पदार्थों का निर्माण किया। ठीक उसी तरह से जैसे आपका हाइड्रोजन क्या करता है, उसी तरह मान लेते हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है आपका H2O जल का निर्माण करता है। तो इसमें हुआ क्या कि मतलब कोई एक पदार्थ या एक से ज्यादा पदार्थ, एक से ज्यादा पदार्थ क्या करता है, आपस में अभिक्रिया करके एक नए या फिर एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, डिफिनेशन सुनिएगा गौर से। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा क्या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या फिर एक से अधिक क्या होती है, भिन्न गुण मतलब अलग तरह के गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलना पड़ेगा कि जब कोई पदार्थ अकेले या फिर क्या होता है एक से ज्यादा, क्या होते हैं एक से ज्यादा या फिर एक से अधिक पदार्थ के साथ क्या करती है, क्रिया करके एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब उदाहरण के तौर पर समझिएगा गौर से। जैसे हमारे पास है कार्बन, क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया। किसके साथ अभिक्रिया किया? ऑक्सीजन के साथ। और अभिक्रिया करके क्या बनाया CO2 गैस। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है, कार्बन का अपना कुछ अलग गुण है, ऑक्सीजन का कुछ अलग गुण है और दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाया, CO2, और CO2 का कुछ अपना अलग भिन्न गुण है। तो वही बात कहा गया है यहाँ पर कि जब क्या होता है एक अकेले या फिर एक से ज्यादा या एक दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होती है, भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं अभिक्रिया करके। तो ये इसका अपना खुद का गुण है, इसका भी अपना खुद का गुण है और आपस में अभिक्रिया किया और क्रिया करके एक नए भिन्न गुण वाले क्या किया, भिन्न गुण वाले तत्वों का निर्माण किया, भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब बात को यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर समझिए। जब लोहे पर क्या होती है, नमी ऑक्सीजन मिलती है तो क्या होती है, जंग बनता है। आप लोगों ने अपने पास या अपने घर में जो दरवाजे खिड़कियां लगे हुए देखे होंगे, वो क्या होती है, वायु के संपर्क में आती है
और क्या लग जाती है उसमें? उसमें जंग लग जाती है। अब जंग लगने पर होता क्या उसके अंदर? उसके अंदर कुछ परिवर्तन आता है, उसके रंग रूप में बदलाव आती है। ये रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, वो हमें दर्शाएगा उसके रंग में परिवर्तन हो गया। जैसे आपके पास कोई लोहा था, तो वो लोहा पहले आपका ज़्यादा चमकीला था। जब उसमें जंग लगा, जब उसमें अभिक्रिया हुई, तो उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर मतलब उस लोहे के अंदर एक तरह से क्या हुआ? अवगुण आया, उसके अंदर कमी आई, या एक यूँ बोलो कि कुछ उसके अंदर कुछ नया चीज़ का निर्माण हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं जंग। तो यहाँ पर समझना है इस चीज़ को। आपका जो लोहा है क्या होता है? Fe, इसका सूत्र होता है, लोहा का सूत्र क्या होता है? Fe। Fe किसके साथ अभिक्रिया करता है? वायुमंडल में जो मौजूद है ऑक्सीजन, उसके साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? फेरस ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? क्या बनाता है? फेरस ऑक्साइड, या Fe2O3। तो इस तरह से हमारा क्या होता है? इस तरह से हमारा रासायनिक अभिक्रिया कोई भी पदार्थ कर पाता है। तो याद रखिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्या होती है? किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्या होती है? अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग बात करेंगे आगे। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, वो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, समझना गौर से बात को यार। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो कुछ चीजें आपको समझना चाहिए। क्या होती है? जब आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने भी क्या कहा आपको, जल कैसे बनता है? हाइड्रोजन H2 प्लस O2 के साथ अभिक्रिया करती है और क्या किसका निर्माण करती है? निर्माण करती है H2O का, जल का निर्माण करती है। ठीक उसी तरह से मैंने क्या कहा, सी मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ अभिक्रिया करती है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। क्या बनाती है? बनाती है CO2। ठीक उसी तरह से आपका हाइड्रोजन किसके साथ अभिक्रिया करती है? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है और किसका निर्माण करती है? HCl का निर्माण करती है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इस पदार्थ का मतलब इस क्या बोलते हैं कि इस तत्व का अपना खुद का अलग गुण है, और मिलकर के अभिक्रिया करने के बाद नया जो पदार्थ बना, इसका अपना कुछ गुण बना, इसका अपना खुद कुछ नया कुछ गुण बना। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो आपका अभिक्रिया किया, मतलब नया चीज बनने से पहले पहले, अभिक्रिया से करने से पहले पहले जो पदार्थ आपका अभिक्रिया में भाग लिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। क्या इसको बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। इसको बोलते हैं अभिकारक, इंग्लिश में बोले तो रिएक्टेंट। अब यहाँ समझना बात को यार। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन क्या करता है? आपका अभिक्रिया करके क्या बनाता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने से पहले पहले जो कार्बन ऑक्सीजन अभिक्रिया किया, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गया? ये कार्बन और ऑक्सीजन आपका हो गया क्या? अभिकारक। क्या हो गया? अभिकारक। उसी तरह से आपका हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया और क्या बनाया? बनाया HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कैसे हुआ? हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने की वजह से हुआ। और अभिक्रिया में भाग कौन लिया? HCl बनने के लिए तो क्लोरीन और हाइड्रोजन भाग लिया। इसी वजह से हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो गया? ये हमारा हो गया अभिकारक। ये क्या हो गया? अभिकारक। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? ये आपस में अभिक्रिया किया। ये जो आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन क्लोरीन है, ये आपस में जो अभिक्रिया किया, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाया? एक भिन्न गुण वाले नए तत्वों का निर्माण किया, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण किया। तो ये भिन्न गुण वाले पदार्थ का जो पदार्थ बना है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, या जिसको हम लोग प्रतिफल भी कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल भी कहते हैं। इसमें बोलो तो प्रोडक्ट है ना, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको दो बातें समझ में आया क्या सर? एक अभिकारक और एक समझ में आपको आया उत्पाद। इसका डिफिनेशन याद रखना। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? याद रखिएगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले वो पदार्थ, मतलब अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। क्लियर है? इस परिभाषा को आप लोग देख लीजिए एक बार, परिभाषा को एक बार देख लीजिए। अभिकारक इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, है ना। अभिकारक देख लीजिए गौर से। अभिकारक, अभिकारक क्या होता है? अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में जो क्या होता है, जो पदार्थ भाग लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट कहते हैं। ओके, अब अगला बात करेंगे हम लोग उत्पाद, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट।
रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पर इस समीकरण द्वारा समझाया गया है। एक हमारे पास क्या है? एक हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आपका ये गैस हुआ, ऑक्सीजन ये भी गैस हुआ, आपस में अभिक्रिया किया, क्या बनाया? जल का निर्माण किया। और ये जल क्या है? एक द्रव के रूप में अवस्थित है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं उनके गुण में परिवर्तन हो रहा है। ये गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में है, अभिक्रिया करके द्रव अवस्था बना रहा है। तो ये अवस्था परिवर्तन जो हुआ, ये किसके वजह से हुआ? ये अवस्था परिवर्तन अभिक्रिया करने की वजह से हुआ। तो समझना होगा यहाँ पर बात ये है कि सर हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारा अभिकारक है। ये दोनों हमारा क्या है? अभिकारक है। और उत्पाद कौन है? ये हमारा जल है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझाया, हमारा जो क्या हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, वो अभिकारक है। जो कार्बन है, जो ऑक्सीजन है, वो क्या है? अभिकारक है। जो हमारा हाइड्रोजन है, जो क्लोरीन है, वो क्या है? वो हमारा अभिकारक है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया चीज बना है, कार्बन और ऑक्सीजन, जैसे बोलो कार्बन डाइऑक्साइड जल, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तीनों क्या है? ये आपका उत्पाद या प्रतिफल है। इतनी बात समझ में आया आपको? यहाँ पर जो चीजें आपको समझाया, यदि क्लियर है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मक्खन लिख दीजिए। अब आगे बात करते हैं चीजों को समझने के लिए। देखिए, जब भी कभी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब भी कभी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो यूं तो अचानक नहीं हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया, समझना गौर से बात को यार। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब भी क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो यूं तो ऐसे ऐसे नहीं हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए क्या होती है? अपने आपस के बंधों को तोड़ता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या कहा, हमारे पास हाइड्रोजन है ना, हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। आपस में क्या किया? तो एक नया चीज बना। अब सोचना है पर बात को, हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, आपस में अभिक्रिया किया और बनाया जल। क्या बनाया? जल। हमारे पास क्या है? हमारे पास, समझना गौर से, हमारे पास क्या है? हमारे पास कार्बन है, हमारे पास क्या है? हमारे पास ऑक्सीजन है। अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करके क्या बनाया? CO2 बनाया। तो समझना यहाँ पर आपके मन में सवाल अब आना चाहिए कि सर ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या किया कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना? हमारा जो हाइड्रोजन है और जो हमारा ऑक्सीजन है, उसने आपस में क्या किया कि जल का निर्माण हुआ। तो समझना यहाँ पर यह है कि हाइड्रोजन जो होता है, वो अपने बंधों को तोड़ता है। मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा, इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करना। देखिए, हमारे पास हमारे पास जो हाइड्रोजन है, इनमें अपने आपस में बंध बना हुआ है। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को क्या करता है? बांध के रखता है। तो इन बंधनों को ने क्या किया? हमने तोड़ा। कैसे तोड़ा? तोड़ने के लिए क्या किया? उसको, बहुत सारे प्रतिकारक होते हैं उसको हटाने के लिए, जो उसको तोड़ने के लिए। उसी तरह ऑक्सीजन ऑक्सीजन को पकड़ रखता है। तो उसको ऑक्सीजन ऑक्सीजन को क्या रखता है? बॉन्ड के साथ बांध रखता है। तो उस बॉन्ड को मैंने क्या किया? मैंने तोड़ा। तो बॉन्ड को आपस में तोड़ने की वजह से क्या होती है? वो अभिक्रिया हो पाती है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो बंधों के आपस में तोड़ने या जोड़ने से क्या होता है? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पूरा हो पाता है। तो अभी मैंने आपको जो पॉइंट बोला वहां पर लिखा हुआ, देखिए गौर से सुनना, समझना बात को। क्या मैंने बोला? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के बीच परमाणुओं की क्या होती है? पूर्ण व्यवस्था होती है। मतलब कि जो हमारे पास अभिकारक है, उन अभिकारकों के परमाणुओं में जो बंधन है, उस बंधन को मैंने क्या किया? तोड़ा। उनके परमाणुओं के बीच जो लगने वाला जो आकर्षण बल है, उसको तोड़ा। और तोड़ करके क्या किया? आपस में फिर दूसरे के साथ जोड़ा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि जब कोई बंधन टूटता है या फिर नए बंधनों के, एक बात पॉइंट समझ लीजिए, क्लियर बात। बात यह है कि रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, वो एक ही बात पे काम करता है। क्या? पुराने, समझना गौर से, पुराने पुराने बंधनों पुराने बंधनों के टूटने और और नए बंधनों के जुड़ने से
जुड़ने से अभिक्रिया होती है और 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 नए पदार्थ का निर्माण होती है। समझने वाली बात यह है कि जो हमारे पास अभिक्रिया हुआ है उसमें क्या हुआ, पुराने बंध टूटे हैं और नए बंध का निर्माण हुआ है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वहां पर पुराने बंध टूटेंगे और नए बंध का निर्माण होता है। इस तरह से क्या होती है, एक आपका रासायनिक अभिक्रिया पूरा हो पाती है। तो चलिए बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आगे। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो क्या क्या होता है, देखिए समझिए बात को। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी वहां पर हमें कुछ चीजें हमें दिखाई पड़ेगी, तब हम कहेंगे कि आपका अभिक्रिया पूरा हुआ। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा कुछ संकेत देगा। अब वो कौन कौन से संकेत आपको देंगे, पकड़ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि आपका हाइड्रोजन है और क्या है, आपका ऑक्सीजन है, आपस में अभिक्रिया करी और किसका निर्माण किया, जल का निर्माण किया। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपका हाइड्रोजन है, आपका हाइड्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है, ये दोनों कौन सी अवस्था में है, ये दोनों आपका गैस अवस्था में है। लेकिन जो जल का निर्माण हुआ है कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, अवस्था का परिवर्तन हुआ है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा वहां पर अवस्था परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसी तरह रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन जैसे मैंने आपको कहा, जैसे मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया और क्रिया करके क्या बनाया, HCl बनाया। तो HCl का अपना कुछ अलग कलर होगा, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का अपना कुछ कलर होगा। समझ रहे हो बात को। रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसमें आपका अवक्षेप बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब कुछ अभिन्न पदार्थ बनेगा। ताप में परिवर्तन, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी अपने ताप में परिवर्तन होगा। हो सकता है तापमान ज्यादा था, कम हो गया, या अभिक्रिया करने से पहले तापमान कम था, अभिक्रिया के बाद तापमान में ज्यादा आ गया। तो ये आपका क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन देखने को मिलता है। उसी तरह गैस का निकलना, समझे बात। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा क्या आपका कैल्शियम अभिक्रिया करता ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। या ये समझो जो आपका CaOH का होल 2 है, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी क्या है आपका जो क्या है, आपका जो कैल्शियम है, आपका जो क्या है, आपका जो कैल्शियम है, समझना बात को यार। आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या बनाता है, OH का होल 2 बनाता है। क्या बनाता है, OH का होल 2। ये है सूक्ष्म, मतलब इसको बोलते बिना बुझा हुआ चूना। और ये जल के साथ अभिक्रिया करता बिना बुझा हुआ चूना, तो बनाता है बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूना बनने के साथ साथ क्या निकलती है, उसके साथ निकलती है क्या, ताप, या बोले तो ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अभिक्रिया जब होती है उससे कहीं ना कहीं क्या निकलती है, गैस निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ताप निकलती है। आपका एग्जाम्पल था, ठीक है। और ऊष्मा भी निकलती है, जैसे भी मैंने आपको कहा कि बहुत सारे अभिक्रिया आपको दिखाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा। तो वहां पर इन चीजों को गौर से देखना। अवस्था परिवर्तन होगा, रंग परिवर्तन होगा, अवक्षेप भी बनेगा, ताप में परिवर्तन होगा और गैस भी निकलेगा उससे। तो कहीं ना कहीं ये बात आपको दिमाग में सेट रखना चाहिए कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसके रंग में परिवर्तन हो भी सकता है, उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, अवक्षेप का बन सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकलना, और ये बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इन चीजों की वजह से आप कर पाइएगा। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इन चीजों को आप नजर देखिए, उसमें गौर से देखिएगा, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपको मिलेगा। जब मिलेगा तो बिल्कुल बोल सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। इतनी बात मक्खन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे रासायनिक समीकरण। अभी मैंने आपको बताया चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। मैंने आपको पहले बताया चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझ लिए। रासायनिक अभिक्रिया को समझने में कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे आपका रासायनिक समीकरण का, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया को समझ लिए, अब रासायनिक समीकरण को समझ लिए, तो रासायनिक अभिक्रिया समझ लिए, तो बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को समझ लिए हैं, रासायनिक समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं।
तो बात करेंगे हम लोग अब रासायनिक समीकरण को समझने की। देखिए, समझना बात को। क्या बात करेंगे अब हम लोग? रासायनिक समीकरण। रासायनिक रासायनिक समीकरण। देखना, हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उन रासायनिक अभिक्रिया को अलग-अलग तरीके से दर्शाया जाता है। जैसे मैंने बोला, जैसे मैं आपके सामने में लिखता हूँ पॉइंट। जब 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 सॉरी जब जब हाइड्रोजन को परमाणु जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के परमाणु के साथ परमाणु के साथ अभिक्रिया अभिक्रिया करते हैं, तो तो जल का जल का निर्माण होता है। अब इस चीज को मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं क्या? हाइड्रोजन, समझना गौर से, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन फिर जल। अब मैं इस चीज को भी शॉर्ट में लिख सकता हूं क्या? हाइड्रोजन की जगह H2 लिखूंगा, ऑक्सीजन की जगह O लिखूंगा, और क्या बनेगा? जल की जगह मैं H2O लिखूंगा। समझना बात को। यहाँ पर मैंने क्या क्या किया, देखो, मैंने जो आपको पहला जो पॉइंट लिखा कि जब आपका हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ क्या होती है? अभिक्रिया करते हैं, तो क्या होता है? जल का निर्माण करती है। तो इस बात को मैंने क्या किया? वाक्य के रूप में लिखा। तो इसको बोलते हैं हम लोग वाक्य। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वाक्य। सॉरी, तुम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वाक्य। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वाक्य वाक्य समीकरण। वाक्य समीकरण। उसके बाद फिर हमने आपको, समझना बात को, फिर उसके बाद फिर हमने क्या किया? उसके बाद हमने आपको यहाँ पर क्या किया? इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को शब्द के माध्यम से लिखा, तो इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण। बात करते हैं आगे। यहाँ पर मैंने क्या किया? उन चीजों को मैंने संकेत के माध्यम से दर्शा दिया। तो संकेत के माध्यम से दर्शाया की वजह से इसको क्या हम लोग बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। क्या इसको बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मैं क्या किया? मैं एक ही अभिक्रिया को अलग अलग तरीके से लिखा। मैंने एक ही अभिक्रिया को अलग अलग तरीके से लिखा। एक तरीका क्या था? एक तरीका था शब्द के वाक्य के माध्यम से लिखा। एक तरीका मेरा क्या हुआ? शब्द के माध्यम से लिखा। और एक तरीका लास्ट में क्या लिखा? सब उसको मैंने सूत्रों के माध्यम से दर्शाया। इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों, सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उसे शब्द समीकरण कहते हैं। और वाक्य समीकरण किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वाक्य समीकरण कहते हैं। इतनी बात मक्खन है। अब इसी चीज को आप समझिए, इसी चीज को आप यहां पर समझिए जो मैं लिखा हूं। क्या है कि आपका रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में संकेतों, सूत्रों
की सहायता से लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उनको आप संकेतों या फिर सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। उदाहरण के तौर पर आपके सामने में एक उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण को देखिएगा। उदाहरण के तौर पर आपका मीथेन, जिसको बोलते हैं CH4, मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो ये एक क्या है, रासायनिक समीकरण है, जिसे क्या बोलते हैं, दिखाता है कि मीथेन जलकर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो ये बात शब्दों में लिखा हुआ था। अब हर बार शब्दों में लिखना बहुत बड़ी बात है। अब हर बार शब्दों से ना लिख के उसको क्या करते हैं, सूत्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से यदि क्या करते हैं, लिख देते हैं, तो ये हमारा काम आसान हो जाएगा। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, याद रखना कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। इतनी बात क्लियर है। तो चलिए बात करेंगे रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, ये समझिएगा गौर से। रासायनिक समीकरण बेसिकली दो तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक समीकरण, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक समीकरण, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बैलेंस रिएक्शन। संतुलित रासायनिक समीकरण पहला। और दूसरा क्या होता है, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा क्या हमारा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। एक होता है संतुलित, मतलब बैलेंस किया हुआ, और संतुलित मतलब बैलेंस किया हुआ नहीं, अनबैलेंस। अब इन्हीं चीजों के बारे में समझने वाले हैं, तो समझना गौर से इधर, समझना गौर से इधर। रासायनिक समीकरण के प्रकार, तो मैंने आपको बताया रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरे क्या होते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, मक्खन है। सब समीकरण किसे कहते हैं, मक्खन है। वाक्य समीकरण किसे कहते हैं, मक्खन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखो, हमारे पास कुछ रासायनिक समीकरण ऐसे हैं, समझना गौर से। हमारे पास रासायनिक समीकरण जब उसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ संतुलित क्या हुआ रहता है, संतुलित मतलब बैलेंस, समझना। जैसे हमारे पास, मैंने एग्जांपल उस समय से ले रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है CO2। तो इस समीकरण को गौर से देखिएगा तो संतुलित क्या हुआ है, क्या किया हुआ है, संतुलित क्या हुआ है। अब बोलेंगे सर आपने कैसे इसको पहचान लिया, संतुलित क्या हुआ है। गौर से इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये तो आपका क्या है, ये आपका अभिकारक है। ये आपका क्या है, अभिकारक है। अभिक्रिया में भाग लिया, थोड़ी देर पहले होता है, अभिकारक होता है ये। और तीर से बाद, मतलब तीर से पहले जो चीजें अभिक्रिया करती है उसको बोलते हैं अभिकारक। तीर के बाद जो चीजें आपका क्या होती है, तीर के बाद जो चीजें होती है उसको बोलते हैं उत्पाद। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद कहा जाता है। तो अभिकारक में, इसमें अभिकारक में ध्यान दीजिएगा, कार्बन के कितने परमाणु है सर, कार्बन के एक ही परमाणु है। कितने परमाणु कार्बन के, कार्बन के एक परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु है सर, यहाँ पर ऑक्सीजन के सर दो परमाणु। कितने परमाणु लिखा हुआ ना, दो परमाणु। तो ऑक्सीजन के दो परमाणु है। यहाँ पर गौर कीजिएगा तो सर यहाँ पर कार्बन के परमाणु किधर है, अभिकारक में। मतलब अभिकारक में कार्बन की संख्या एक था, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना था, दो था। एग्जैक्टली वहां पर अब उत्पाद में देखिए, उत्पाद में कार्बन की संख्या कितना है, मतलब कार्बन के परमाणु से कितना है, एक है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या दो है। तो अब इस अभिक्रिया में आपको नजर ये आया कि सर हमारा जितना अभिकारक में कार्बन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है वो बराबर है उत्पाद में। इसी वजह से समीकरण क्या है, संतुलित क्या हुआ है। जैसे मैं आपके सामने में एक उत्पाद, मतलब एक मैं आपको समीकरण दे रहा हूं, मुझे बताओ कि संतुलित क्या हुआ कि असंतुलित है, कमेंट बॉक्स में बताना इसको। जैसे मैंने क्या दिया, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है और आपको बताना है जो ये Cl बना है इसको चेक कीजिए और इसको चेक कीजिए, क्या संतुलित क्या हुआ है। तो सोचो और सोच के बताओ। मुझे उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा कि ये आपका रासायनिक समीकरण संतुलित क्या हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ भी एक परमाणु हाइड्रोजन का है, यहाँ पर क्लोरीन का भी परमाणु है, एग्जैक्टली उत्पाद में है। अब ठीक उसी तरह से कुछ और भी ले लो, जैसे कैल्शियम अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ, बनाता क्या है, बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ये संतुलित क्या हुआ है, हाँ जी सर ये संतुलित क्या हुआ है। उसी तरह बात करूं सर आपके सामने में Na क्लोरीन
के साथ अभिक्रिया करते, सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते, बनाता NaCl। क्या ये संतुलित किया हुआ है? हाँ जी, संतुलित किया हुआ है। तो जिस समीकरण में अभिकारक की परमाणु संख्या, मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या क्या होती है? बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जैक्टली परिभाषा लिखा हुआ होगा, देखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में क्या होती है? विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कि अभिकारक में परमाणु की संख्या, उत्पाद में परमाणु की संख्या यदि क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आपके सामने में संतुलित किया हुआ कुछ उदाहरण है, गौर से देखिएगा। कुछ उदाहरण आपके सामने में दिए हुए हैं, इसको देखिएगा। देखना क्या है? सोडियम Na, क्लोरीन Cl, अभिक्रिया किया और क्या बनाया? NaCl बनाया। तो इसमें सोडियम का एक ही परमाणु है, क्लोरीन का भी परमाणु है, और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप उत्पाद में भी कितना है? उत्पाद में भी एक ही है। उसी तरह हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने परमाणु हाइड्रोजन का? देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 परमाणु है। ऑक्सीजन कितने परमाणु है? 2 है। अभिक्रिया करने के बाद भी कितने? 2 है। 2 दूनी 4 और 1 है। एग्जैक्टली यहाँ पर कार्बन कितना है? परमाणु संख्या 1 है। ऑक्सीजन का कितना है? 2 है। यहाँ भी एग्जैक्टली उतना ही है। कहने का मतलब ये है कि सर हमारा जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसमें अभिकारक और उत्पाद की जो परमाणु संख्या होती है वो बराबर होती है। इतनी बात मक्खन है। चलिए आगे बात करते हैं इसका उल्टा असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा? अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर नहीं होगा। बस इस चीज को समझना है। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें क्या हो? अभिकारक और उत्पाद में क्या हो? विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। क्या होती है? बराबर नहीं होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जैक्टली वो बात मैंने बताया कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक की परमाणु संख्या, उत्पाद की परमाणु संख्या होती बराबर नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर गौर फरमाइएगा, आपको समझ में चीजें आएगा। देखिएगा इस अभिक्रिया को, देखिए यहाँ पर है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। और क्या है? ऑक्सीजन। आपस में अभिक्रिया किया, क्या बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में आप ध्यान दीजिएगा तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितना? 1 है। उत्पाद में भी 1 है, अभिकारक में भी 1 है, उत्पाद में भी 1 है। ऑक्सीजन में गड़बड़ है। यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 है। तो जाहिर सी बात है क्या है? बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। रिएक्शन आपका जो समीकरण है वो संतुलित किया हुआ नहीं है। इसी वजह से ये क्या है? ये किस समीकरण का उदाहरण है? ये संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। उसी तरह आपका नाइट्रोजन के परमाणु 2 और हाइड्रोजन के 2 परमाणु अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है? NH3। और क्या अभिक्रिया करके NH3 जो बनाया, NH3 में नाइट्रोजन की संख्या कितना है? परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है। जबकि हाइड्रोजन की आपका अभिक्रिया करने से पहले अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 2 था, अब यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 2 था, यहाँ पर 1 हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा होगा कि सर हमारा जो और संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसमें अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या क्या होती है? बराबर नहीं होती है। यही बात आपको समझाना चाहता हूं। यहां तक क्लियर है? तो चलिए अब आगे बात करते हैं, फिर हम लोग कुछ चीजों को समझते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कुछ पॉइंट समझना गौर से। संतुलित जो रासायनिक समीकरण होते हैं उन समीकरण को आपको बात पहले बता दिया, वो बात पॉइंट लिखा हुआ है। संतुलित रासायनिक समीकरण कंगाली रासायनिक समीकरण, वो बात पहले बता दिया था। सुनना गौर से। अब यहां पर आपके मन में सवाल आया होगा, क्या सवाल आया होगा कि सर जो हमारे पास असंतुलित रासायनिक समीकरण है वो तो हमारा अभिकारक और उत्पाद में गड़बड़ है, तो क्या इस गड़बड़ को हमें गड़बड़ के रखना चाहिए या फिर उसको सही करना होगा? बिल्कुल सही करना होगा आपको। अब क्या समझना गौर से, जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है वो आपके पास असंतुलित रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना होगा। अब सर बोलेंगे क्यों करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप लोग क्लास 9 में कुछ नियम पढ़े होंगे, रासायनिक संयोजन के नियम। उनमें से आप लोगों ने
हालाँकि 5 नियम हैं, उनमें से आप लोगों ने 2 नियम पढ़े होंगे। पहला नियम रासायनिक संयोजन के नियम, दूसरा पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या कहता है? और समझना गौर से बात को। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्यमान का ना तो तुम उत्पन्न कर सकते हो, मतलब तुम द्रव्यमान को ना तो बना सकते हो, ना तो इसको उत्पन्न कर सकते हो, ना ही इसका विनाश कर सकते हो। मतलब उत्पन्न भी नहीं कर सकते हो और ना ही इसका सृजन भी नहीं कर सकते हो, ना ही इसका विनाश, ना ही इसको तुम खत्म कर सकते हो। ये बात सही भी है, समझना गौर से इधर। ये बात कैसे सही है? मतलब जो हमारे पास चीजें मौजूद है, एग्जाम्पल के तौर पर इस धरती में बहुत सारी चीजें हैं, आपको दिख रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास बुक है। अब उस बुक को क्या करते हो तुम? जला देते हो। जलने के बाद जो राख बचा है, जाहिर सी बात है द्रव्यमान में परिवर्तन होता मानते हैं, लेकिन तुम द्रव्यमान को क्या किया? विनाश नहीं किया। आपके पास जो द्रव्यमान था उसको तुम खत्म तो नहीं किए ना, उसको दूसरे रूप में बदले। जैसे क्लास आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा ना तो बना सकते हैं, ना ही तो उसका विनाश कर सकते हैं, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास जो लाइट जल रही होंगे अभी बोर्ड में, तो ये लाइट क्या है? कहीं ना कहीं आपका विद्युत ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा को परिवर्तन कर सकते हैं। एग्जैक्टली हमारे पास द्रव्यमान होता है। हम लोग द्रव्यमान को ना तो उसको विनाश कर सकते हैं, ना इसको उत्पन्न कर सकते हैं। इसी वजह से हमारे पास जो क्या है, जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, उसको संतुलित करना जरूरी हो जाता है। तो यही बात लिखा हुआ है, इसको याद रखना। क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल बहुत बार, ये सवाल क्या होता है, पूछता अक्सर, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों अनिवार्य है? सवाल क्या है? सवाल पूछता अक्सर, असंतुलित 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 रासायनिक असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों अनिवार्य है? इसका जवाब सुनिएगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अनिवार्य है, एकदम कंपलसरी है, जरूरी है। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या क्या होती है? समान होती है। मतलब जो हमारे पास और संतुलित रासायनिक समीकरण है, उसको संतुलित करना अनिवार्य है। अब क्यों अनिवार्य है? क्योंकि द्रव्यमान का संरक्षण नियम ये कहता है कि तुम न द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हो, ना ही विनाश। वो अभिक्रिया, जैसे एग्जाम्पल का तो समझना गौर से। आपने क्या किया? पानी लिया, कितना? 1 kg। क्या लिया? पानी लिया 1 kg। समझना, 1 लीटर पानी लिया। कितना लीटर? 1 लीटर पानी लिया। और क्या किया आपने मान लीजिए 1 kg क्या किया आपने? चीनी लिया। क्या लिया? चीनी लिया। 1 kg चीनी और पानी के साथ मतलब क्या बोलते, मिलाने, मिक्स करने के बाद जो आपका शरबत बना, जो आपका शरबत तैयार हुआ है, अब वो शरबत कितना किलो का होना चाहिए? 1 लीटर मतलब 1 kg मान लीजिए पानी और 1 kg चीनी। जाहिर सी बात है सर, आपका सवाल होगा, सर शरबत का वजन 2 kg होना चाहिए, और होना भी चाहिए, है भी, होता भी है। अब बात यह है कि सर अभिक्रिया करने के बाद जो चीजें जो होती है, वो कहीं ना कहीं समीकरण के रूप में देखा जाए तो कुछ चीजें आपको लगता है कि सर गड़बड़ है। मतलब कि अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या बराबर नहीं है? तो बराबर नहीं है तो बराबर करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि तुम द्रव्यमान को ना तो बना सकते हो, ना तो उसको विनाश कर सकती हो। इसी वजह से हमारे पास जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, उसको संतुलित करना पड़ता है। और एग्जाम में आपके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ से क्या पूछे जाते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों अनिवार्य है? आपको बहुत सारे रासायनिक समीकरण दे देंगे जो आपका असंतुलित किया हुआ रहता है और आपको संतुलित करना पड़ता है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में, मतलब हम लोग जो लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, उसको संतुलित कैसे किया जाता है। इन चीजों के बारे में लोग बहुत विस्तार से डिटेल में जानकारी लेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है, उनको क्या करें, एक एक करके आपको सिखाएंगे कैसे असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो आप लोग क्लास को पूरी तरह से समझना, जो भी चीजें लिखा है उसको नोट भी जरूर करना। आगे सुनिएगा गौर से, समझना।
वो बात मैंने जो पहले पढ़ा वैसे लिखा हुआ है। रासायनिक समीकरण कितने तरीके से लिखा जाता है? रासायनिक समीकरण कई तरीके से लिखा जाता है। शब्द समीकरण, वाक्य समीकरण और रासायनिक समीकरण, जो मैं आपको पढ़ा दिया। शब्द समीकरण, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें क्या होती है, जब रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या होते हैं, शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो शब्द समीकरण कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाओं को वाक्यों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे वाक्य समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, मैंने वो बता दिया आपको कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। इतनी बात मक्खन है। अब हम बात करेंगे कल की क्लास में मतलब बोले तो अगला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे, क्या पढ़ेंगे पता है? हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे? जो हमारे पास असंतुलित रासायनिक समीकरण है, असंतुलित जो अनबैलेंस रिएक्शन होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या तरीका होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रक्रिया ऐसे उसको किया जाता है ना, ऐसे। तो मैं आपको बता दूं, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बहुत सारे तरीके हैं। कल हम लोग उनमें से सिर्फ एक ही तरीका पढ़ेंगे जो बहुत आसान होता है, जनरली हमारी किताबों में नहीं होता है, लेकिन आपको मजा आ जाएगा। तो अगले लेक्चर के लिए जब तक इंतजार कीजिए। यदि यहाँ तक आपने इस लेक्चर को पूरी तरह से देखा है तो आपको दिल से धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं यही कहूँगा अपने दोस्तों को, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस क्लास को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लगता है कि दिल से पढ़ते हैं, उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो बच्चे क्लास 10 में हैं। यही कहूँगा, इस चैनल के साथ आगे इस तरह के वीडियो आते रहेंगे, इस तरह के लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। इस तरह के लेक्चर के लिए आप क्या कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।